हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। क्लबिंग ऑफ इनकम हम लोगों का टॉपिक चल रहा है और आज फाइनली ये वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस वाले चैप्टर के कर चुके होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। तो ये 5th लेक्चर है आज क्लबिंग ऑफ इनकम का। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, आप लोग देख सकते हो। मैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स स्टैट्स एलआर पढ़ाता हूं। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं। ये मेरा शेड्यूल है। आप लोगों को टैक्सेशन पढ़ाने के लिए मैं रोज शाम को 4 से 5 यहां पर आ जाता हूं, मंडे टू फ्राइडे इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। मेरा जीएसटी का बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 25th ऑफ अगस्त। तो 25th ऑफ अगस्त से जीएसटी का बैच आप लोगों का स्टार्ट होगा और जीएसटी की क्लासेस चला करेंगी रात को 9 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। और 15 अक्टूबर तक जीएसटी का पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये जो जीएसटी का बैच स्टार्ट होगा ये मई 23 और नवंबर 22 दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा, राइट। ये वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक है। इस लिंक से आप मेरे जितने भी अभी तक मैंने सेशंस लिए हैं वो सारे के सारे सेशंस एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना होगा, यहां स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां पर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास सीए इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो आप सीए इंटरमीडिएट को क्लिक करिएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर जब आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है। जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पर आप मेरा कोड जब एंटर करेंगे सर निश10 और इसको करेंगे अप्लाई तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी की जो प्राइसिंग होती है वो काफी डायनामिक होती है। डायनामिक इन द सेंस कि कई बार बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 10% का ही ऑफर है, तो ये आपको चल रहा है। कम नहीं होता, 10% से कम कभी नहीं होता, 10% से बढ़ता ही है। तो हो सकता है जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो कोई और ऑफर चल रहा हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर मेरा कोड लगाओगे तो जो भी ऑफर्स चल रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। चाहे वो 20% ऑफ हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा इफ यू यूज माई कोड निश10। जब आप यहां पर आइकॉनिक पर क्लिक करेंगे तो आप ये आइकॉनिक के प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंट देख सकते हो और उसके बाद ये आप लाइट के प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंट देख सकते हो। ठीक है सर। हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम में कल जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो था कि अगर किसी एक इंडिविजुअल का किसी एक कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो और वो कंसर्न उस इंडिविजुअल के स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन दे रहा है, वो कंसर्न उस इंडिविजुअल के स्पाउस को रेम्यूनरेशन दे रही है और रेम्यूनरेशन किसी पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं है, किसी भी टेक्निकल स्किल या क्वालिफिकेशंस की वजह से नहीं है, तो जो भी रेम्यूनरेशन होगी वो उस असेसी के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसका कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कर लिया था। वी डिड दिस, इतना सारा हम लोग कर चुके हैं यार। ऑलराइट, ग्रेट, ये सब भी हो गया था, ये भी हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इलस्ट्रेशंस 12 और इलस्ट्रेशंस 2 और 3 थे आपके मिलकर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। आओ देखा जाए। मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% ऑफ वोटिंग पावर इन वाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर बी के पास वाई प्राइवेट लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं, मतलब मिस्टर बी का वाई प्राइवेट लिमिटेड में एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। यस, मिसेस बी इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन वाई प्राइवेट लिमिटेड। मिसेस बी वाई प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटेंट की तरह से काम कर रही हैं, गेटिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी कंप्यूटेड ऑफ 3,44,000 रुपीज विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। काश इनके पास अकाउंटेंसी में क्वालिफिकेशन हो जाती तो जो भी इनको इनकम मिलती वो मिस्टर बी के हाथ में टैक्स नहीं होती। कोई बात नहीं, ठीक है। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव्स 30,000 rupees as interest on securities. Mrs. B owns a house property which she has let out. Rent received from tenants is 6,000 rupees per month. Compute the gross total income of Mr. B and Mrs. B for the assessment year 22-23. बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मिस्टर बी और मिसेस बी, सबसे पहला हम लोग सीक्वेंशियली चलेंगे। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब इनकम फ्रॉम सैलरीज जो यहां पर मिल रही है
3,44,000 कंप्यूटेड है, ठीक है। तो 3,44,000 किसके हाथ में क्लब होगी? मिस्टर बी के हाथ में क्लब होगी, तो ये सीधा चली जाएगी मिस्टर बी के हाथ में। 3,44,000 ना, ये था 3,44,000, ठीक है। और तो सैलरीज में कुछ है नहीं, तो ये सीधा 3,44,000 ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी मिसेस बी के पास था, मिसेस बी के पास हाउस प्रॉपर्टी 6,06,000 रुपए पर मंथ, 6,000 रुपीज पर मंथ का इनको रेंट आ रहा है, ठीक है। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी होगी? 6,000 इंटू 12, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस किया जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू 6,000 इंटू 12 कितनी आती है? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो। 6,000 इंटू 12 ये आती है 72,000। ठीक है, मिसेस बी में 72,000, इस पर 30% का रिडक्शन भी मिलेगा, तो इंटू 0.3 21,600 रुपीज का, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा? 50,400, ठीक है। 50,400 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर पीजीबीपी, पीजीबीपी में तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, नहीं। फिर कैपिटल गेन्स, वो भी कुछ नहीं है। आईएफओएस, ये 30,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिस्टर ए का, ठीक है। तो 30,000 मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाता है 30,000, ये हो जाता है। बस इसको ऐड कर दो, तो 3,44,000 प्लस 30,000, या क्या 3,74,000, और ये आ गया 50,000। सच अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर इसके नोट्स। Mr. B has substantial interest in X Private Limited since his voting power is more than 20%. Since his wife is earning from that concern without being qualified, such income shall be clubbed in the hands of Mr. B. ठीक है, ये हो गया डन, बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं कोई भी ट्रांसफर करने के बाद ये कह रहा हूं कि मैं इस कंडीशन पे वापस ले लूंगा, मतलब दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, कि मैं अभी फिलहाल के लिए आपको दे रहा हूं और फिर मैं उसको बाद में वापस ले लूंगा, चाहे वो कंडीशनल रिवोकेबल हो, चाहे वो अनकंडीशनल रिवोकेबल हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं आपको ये वाला एसेट दे रहा हूं, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये वाला एसेट आपके पास रहेगा, आपके मर जाने के बाद ये वाला एसेट मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। तो ये भी रिवोकेबल ट्रांसफर है, बिकॉज यू आर वांटिंग इट बैक, ठीक है। तो आ जाओ, इसमें क्या है? In case of revocable transfer, income is received by the transferee, but tax is paid by the transferor. ठीक है, तो इसका टैक्स मेरे को ही पे करना पड़ेगा। Exception: if transfer is revoked after the death of the transferee or beneficiary, then the above provision is not applicable. ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रिवोकेबल ट्रांसफर ही माना जाएगा। वो रिवोकेबल ट्रांसफर तो है ही कि अगर किसी के मरने के बाद मैं प्रॉपर्टी वापस ले रहा हूं या कुछ भी है मैं वापस ले रहा हूं, तो वो है तो रिवोकेबल ट्रांसफर ही, लेकिन उस केस में क्या इनकम क्लब होगी? उस केस में इनकम क्लब नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब आपको सब्सटेंस देखना पड़ेगा। सब्सटेंस क्या है कि जब तक लाइफ लॉन्ग तो उन्हीं की इनकम रहेगी ना, जिसको भी एसेट ट्रांसफर किया गया, लाइफ लॉन्ग तो उसी बंदे की इनकम रहेगी। तो ठीक है, उसके मरने के बाद अगर मैं वापस ले भी रहा हूं तब भी क्या फर्क पड़ता है? लाइफ लॉन्ग के लिए तो उसको दिया हुआ है ना, तो फिर लाइफ लॉन्ग जो भी उस एसेट से इनकम कमाई जाएगी उस पर मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वही बंदा पे करेगा जिसको ट्रांसफर किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, एसेट ट्रांसफर टू एचयूएफ बाय मेंबर, ठीक है। अब सुनना, सपोज किसी एचयूएफ का कोई मेंबर है, ठीक है, एचयूएफ का कोई मेंबर है, वो मेंबर जो है वो एचयूएफ को कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है, मेंबर जो है वो एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आ जाओ देखते हैं।
So if any individual transfers any asset to his HUF without consideration or for inadequate consideration, then income from such asset is received by HUF but taxable in the hands of the transferor या member. ठीक है, तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मेरे ही हाथ में ट्रांसफर होगी. तो सपोज मैं अपनी HUF को कुछ पैसे या कुछ मैं प्रॉपर्टी वगैरह कुछ गिफ्ट कर दे रहा हूं, एसेट में गिफ्ट कर रहा हूं. ठीक है, मैंने अपनी HUF को, निशांत कुमार HUF को कुछ एसेट वगैरह गिफ्ट कर दिया. अब निशांत कुमार HUF को इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन उस पर टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स मैं पे करूंगा. ठीक है, उस पर टैक्स मैं पे करूंगा. अब देखो अगला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है. After partition of HUF, income from such asset received by spouse shall be clubbed in the hands of the transferor. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. मैंने HUF को एसेट ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, और फिर उस HUF का हो गया पार्टीशन, उस एसेट का हो गया, उस HUF का हो गया पार्टीशन. अब उस HUF के पास जो भी इनकम आती, सपोज सालाना 50,000 रुपए की इनकम आ रही है. ठीक है, समझना बात को कि सपोज हर साल उस HUF को उस एसेट की वजह से 50,000 रुपए पर एनम की इनकम आ रही है. ठीक है, अब उस HUF में सपोज 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे. ठीक है, सपोज HUF में 4 बच्चे हैं, मैं, मेरी 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे. दिस इज निशांत कुमार HUF. मैंने निशांत कुमार HUF को कोई एसेट दिया था जिसकी वजह से निशांत कुमार HUF को हर साल 50,000 रुपए की इनकम जनरेट हो रही थी. वो उस इनकम पर टैक्स कौन पे कर रहा था? मैं पे कर रहा था. ठीक है, अब HUF का पार्टीशन हो गया. ठीक है, तो अब जब HUF का पार्टीशन हो जाएगा तो फिर ये जो 50,000 की इनकम है ये 4 पार्ट्स में बटेगी, ये 4 पार्ट्स में बटेगी. ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम लोग करें, 50,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम लोग करें तो 12,500 रुपए आता है. ठीक है, तो 12,500 मेरी इनकम, 12,500 मेरी वाइफ की इनकम, 12,500 मेरे एक बेटे की इनकम, 12,500 मेरे दूसरे बेटे की इनकम. ठीक है, तो अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि पार्टीशन के बाद जो भी HUF को रिसीव होता है, ठीक है, तो वो अब 4 लोगों में बटेगा. मेरे हाथ में मेरा और मेरी वाइफ का क्लब होगा बस. ठीक है, मतलब मुझे टैक्स 25,000 पर पे करना पड़ेगा. ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है. मैंने पहले जब दिया था, जब तक HUF का पार्टीशन नहीं था, तब तक तो पूरे के पूरे 50,000 के इंटरेस्ट पर मुझे ही टैक्स पे करना पड़ रहा था. ठीक है, 50,000 की इनकम पर पूरा मुझे ही टैक्स पे करना पड़ रहा था. लेकिन अब जब पार्टीशन हो गया तो दिस 50,000 विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है, और उसमें मेरी वाइफ का जितना भी शेयर एट्रीब्यूटेबल होगा मेरे हाथ में सिर्फ उतना ही क्लब होगा. लड़कों के केस में जो भी एट्रीब्यूटेबल होगा उस पर मेरा ट्रांसफर, उस पर क्लबिंग नहीं होगी. ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. अब आ जाओ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्रॉस ट्रांसफर्स का. ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर्स का बड़ा प्यारा सा एक वो है. ठीक, देखो ये हूं मैं. ठीक, ये है निशांत, राइट. ये है मेरा भाई. ये है मेरा भाई तुषार. ठीक है, ये है चारू. ठीक, और ये है आकांक्षा. ठीक है, आकांक्षा कौन? तुषार की वाइफ. ठीक है, मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, तुषार की वाइफ. ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं 50,000 रुपए की FD आकांक्षा के नाम पर करा देता हूं. मैं 50,000 रुपए की FD आकांक्षा के नाम पर करा देता हूं. क्या ये मेरी स्पाउस है? नहीं. क्या ये मेरा सन है? नहीं. क्या ये मेरी डॉटर इन लॉ है? नहीं. ठीक है, तो मैंने 50,000 रुपए की FD आकांक्षा के नाम पर करा दी. ठीक है, तुषार ने क्या किया, 50,000 रुपए की FD चारू के नाम करा दी. तुषार ने क्या किया, 50,000 रुपए की FD चारू के नाम करा दी. ठीक है, अब देखो इससे होगा क्या. चारू के पास 50,000 रुपए आ गए, लेकिन मेरी तरफ से तो आई नहीं. तो क्या ये चारू को 50,000 रुपए की FD से जो भी इनकम जनरेट होगी मेरे हाथ में क्लब होगी? द आंसर इज नो. मेरे हाथ में थोड़ी क्लब होगी, मैंने थोड़ी दिया इसको. ठीक है, मेरी वाइफ को अगर मैं देता तभी तो क्लबिंग होती. आकांक्षा के पास जो 50,000 की FD आई है, आकांक्षा के पास जो 50,000 की FD आई है, इस पर जो भी आकांक्षा को इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो तुषार के हाथ में क्लब होगा? नहीं.
तुषार ने थोड़ी दिया अपनी वाइफ को, जेठ जी ने दिया है, भैया ने दिया है, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कि ऐसे थोड़ी पागल बना के रखा हुआ है यहां पर। ये क्या कभी खुशी कभी गम चल रहा है, या जुग जुग जियो चल रहा है, क्या चल रहा है ये? लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा नहीं। ये तो साफ पता चल रहा है ना कि निशांत वांटेड टू गिफ्ट दिस टू चारू एंड तुषार वांटेड टू गिफ्ट दिस टू आकांक्षा। ठीक है, तो एकदम साफ पता चल रहा है। आप घुमा रहे हो ट्रांजैक्शंस को, बस गोल 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 घुमा रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हो तो गलत बात है। इस 50,000 रुपए की एफडी पर जो भी चारू को इनकम होगी वो मेरे हाथ में क्लब होगी। ठीक है, और इस 50,000 रुपए की एफडी पर जो भी आकांक्षा को इनकम होगी वो इसके हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी। मतलब देना मैं चाहता था अपनी वाइफ को 50,000 रुपए, और तुषार अपनी वाइफ को 50,000 रुपए देना चाहता था। मैंने अपनी वाइफ को ना देकर तुषार की वाइफ को दे दी, और तुषार ने अपनी वाइफ को ना देकर मेरी वाइफ को दे दी 50,000 रुपए की एफडी। ठीक है, तो हम लोगों ने बस ट्रांजैक्शंस को गोल 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 घुमाया है। ठीक है, तो इन इफेक्ट क्या हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को दी है और तुषार ने भी अपनी वाइफ को दी है। तो लॉ मेकर्स कहते हैं तो इस तरह से गोल गोल घुमाओगे तो हम, हमारे माथे पर कुछ बड़ा बड़ा लिखा नहीं है, हम पकड़ लेंगे। ठीक है, आओ देखो। Let's take an example to understand this. Suppose I gift 50,000 to the wife of my brother Tushar for investing in an FD, and Tushar simultaneously gifts shares worth 50,000 rupees to my minor son. ठीक है, तो तुषार ने मेरे बच्चे को दे दिए, मेरे बेटे को दे दिए 50,000 रुपए के शेयर्स। This is known as cross transfer. Both the transfers are clearly interconnected and are parts of the same transaction in such a way that it can be said that the circuitous method was adopted as a device to evade tax. Circuitous मतलब गोल गोल घुमाने वाला तरीका, मेथड यूज किया गया टैक्स को इवेड करने के लिए। ठीक है, तो फिर से देखो, बोथ द ट्रांजैक्शंस आर क्लियरली इंटरकनेक्टेड एंड आर पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन in such a way that it can be said that a circuitous method was adopted as a device to evade tax. Hence, clubbing provisions are attracted. Accordingly, the interest income arising to Mrs. Tushar from the FD should be included in the total income of Tushar, क्योंकि तुषार का इंटेंशन था ना अपनी वाइफ को देना। ठीक है, मैंने दिया है लेकिन इनकम में किसके में इनकम में क्लब होगा? तुषार की इनकम में क्लब होगा। ठीक है, मेरे बेटे को जो 50,000 के शेयर्स हैं वो दिए तो तुषार ने है, लेकिन मैं देना चाहता था ना, उसको देने के बजाय मैंने आकांक्षा को दे दिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि तुषार ने जो मेरे बेटे को शेयर्स दिए हैं उस पे जो इनकम अराइज होगी वो मेरे हाथ में क्लब होगी। ठीक है, एंड द डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स ट्रांसफर टू माय माइनर सन वुड बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स। दिस इज बिकॉज तुषार एंड आई आर द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर्स टू आवर स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड रिस्पेक्टिवली। तुषार एंड आई आर द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर्स टू आवर स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड रिस्पेक्टिवली। तो तुषार इज द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर टू हिज स्पाउस एंड आई एम द इनडायरेक्ट ट्रांसफरर टू माय माइनर चाइल्ड। ठीक है, सो एज टू रिड्यूस देयर बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म। मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख रुपीस टू हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन 14th June 21. On 12th July 21, his brother gifted a sum of 5 lakh rupees to Mr. Vasudevan's wife. The gifted amounts were invested as fixed deposits in banks by Mr. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan's brother on Mrs. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan's brother on 1st August 21 at 9% interest. Examine the consequences of the above under the provisions of the Income Tax Act 1961 in the hands of Mr. Vasudevan and his brother. ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाओ एक बार थोड़ा सा कायदे से समझते हैं इसको। ठीक है, मिस्टर वासुदेवन, वाइफ, ठीक, ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, ये हो गई ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या। मिस्टर वासुदेवन ने 6 लाख रुपए गिफ्ट किया भाई की वाइफ को। ₹6 लाख गिफ्ट किया भाई की वाइफ को। ठीक है, और मिस्टर वासुदेवन के भाई ने 5 लाख रुपए गिफ्ट किया वासुदेवन की वाइफ को।
ठीक, अब देखो the gifted amounts were invested as fixed deposits in banks by Mrs. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan's brother on 1st August 21 at 9% interest. ठीक है, तो अभी इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, 6, 7, 8 महीने का इंटरेस्ट आएगा। आओ देखते हैं, 6 लाख पर 36,000 रुपए का इंटरेस्ट ही आया, ठीक, और यहां पर इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख पर 30,000, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 30,000 का इंटरेस्ट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, और ये जो 36,000 का इंटरेस्ट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ठीक है, अब देखो ये जो 30,000 की इनकम है किसको हो रही है? मेरी वाइफ को हो रही है, मेरी वाइफ को हो रही है, तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, ठीक। जैसे ही वही अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल लिया था मेरा और तुषार का, राइट। तो अगर ये 30,000 की इनकम इसको हो रही है तो फिर इसकी क्लबिंग वासुदेवन के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वासुदेवन ने अपने भाई की वाइफ को ये ट्रांसफर करके इनडायरेक्टली ये वाला 5 लाख अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया है, ठीक। वहीं पर ये जो 36,000 की इनकम मेरे भाई की वाइफ को हो रही है, इसकी क्लबिंग ब्रदर के हाथ में होनी चाहिए, इसकी क्लबिंग ब्रदर के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है जो शायद आपको भी परेशान कर रही होगी कि सर वासुदेवन ने 6 लाख रुपए वाइफ को गिफ्ट किए, वासुदेवन ने 6 लाख रुपए वाइफ को गिफ्ट किए, और इसने तो सिर्फ 5 ही लाख रुपए गिफ्ट किए, इसने तो सिर्फ 5 ही लाख रुपए गिफ्ट किए ना, ठीक है। इसने 6 लाख किए, इसने तो सिर्फ 5 ही लाख किए, तो फिर भी तब भी क्या ये 30,000 इसके हाथ में और ये 36,000 इसके हाथ में क्लब होगा? क्या क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट सेम है? द आंसर इज नो, क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट सेम नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट सेम ना होने के बावजूद जो इनकम्स है वो रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स के हाथ में क्लब होंगी? तो द आंसर इज कि सिर्फ उतनी ही क्लबिंग होगी जितना कॉमन ट्रांसफर्ड अमाउंट है, सिर्फ उतनी ही क्लबिंग होगी जितना कॉमन ट्रांसफर्ड अमाउंट है। मतलब 5 लाख कॉमन ट्रांसफर्ड है ना, ये तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख इज द कॉमन अमाउंट, 5 लाख इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, 5 लाख अमाउंट मैच कर रहा है, समझो बात को। 5 लाख इज द अमाउंट विच इज मैचिंग, वो एक्चुअली क्रॉस ट्रांसफर वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी उस 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा का क्या होगा वो देखेंगे, उस 1 लाख रुपए पर एक्स्ट्रा जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसका क्या होगा वो अभी देखेंगे। अभी हम लोग क्लबिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्लबिंग कितने अमाउंट की होगी। क्या क्लबिंग पूरे 30,000 और पूरे 36,000 की होगी, या क्लबिंग सिर्फ उतने ही अमाउंट की इनकम पर होगी जितना अमाउंट मैच कर रहा है क्रॉस ट्रांसफर में? तो द आंसर इज कि क्लबिंग उतनी ही इनकम पर होगी जितनी इनकम उस अमाउंट से आई है जो अमाउंट मैच हो रहा है। मतलब 5 लाख रुपया मैच हो रहा है तो 30,000 रुपए वासुदेवन के हाथ में, मिस्टर वासुदेवन के हाथ में तो क्लब हो ही जाएगी। लेकिन अब इस 6 लाख को आपको बांटना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, 5 लाख और 1 लाख, ठीक है। इस 5 लाख पर जो इनकम आएगी वो तो यही आ जाएगी 30,000, और इस 1 लाख पर जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 6,000, वो आ जाएगी 6,000, ठीक है। तो अब आपको यह देखना होगा कि क्लबिंग कितने की होगी। तो मिस्टर वासुदेवन के ब्रदर के हाथ में भी सिर्फ ये 30,000 रुपए की क्लबिंग होगी, ये 30,000 रुपए की क्लबिंग इधर होगी और ये 30,000 रुपए की क्लबिंग इधर होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ऑलराइट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अभी भी सवाल है कि वो जो 1 लाख रुपया बचा, जो 6,000 रुपए वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, आएंगे उस पर भी आएंगे। तो देखो, in the given case, Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakh rupees to his brother's wife on 14 June 21, and simultaneously his brother gifted a sum of 5 lakh rupees to Mr. Vasudevan's wife on 12th July 2021.
The gifted amounts were invested as fixed deposits in banks by Mrs. Vasudevan and his brother's wife. These transfers are in the nature of cross transfers. ठीक है, accordingly, the income from the assets transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor because the transfers are so intimately connected to form part of a single transaction, and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual or otherwise. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब देखो आगे. Therefore, the interest income arising to Mrs. Vasudevan in the form of interest on fixed deposits would be included in the total income of Mr. Vasudevan, and interest income arising in the hands of his brother's wife would be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother as per section 64(1) to the extent of amount of cross transfer. तो cross transfers कितने अमाउंट का हुआ है? cross transfer तो 5 ही लाख रुपए के अमाउंट का हुआ है. ठीक है. This is because both Mr. Vasudevan and his brother are the indirect transferors of the income to their respective spouses with an intention to reduce their burden of taxation. However, the interest income earned by his spouse on fixed deposit of 5 lakhs alone would be included in the hands of Mr. Vasudevan's brother, and not the interest income on the entire fixed deposit of 6 lakh rupees, since cross transfer is only to the extent of 5 lakh rupees. क्रॉस ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का हुआ है. अभी भी आ रहे हैं, अरे यार ठीक है इतना तो पता है, बाकी के 1 लाख के 6,000 के इनकम का क्या होगा? आ जाओ अब देखते हैं. वो तो दिया ही नहीं है. ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं आपको बता देता हूं. ब्रदर की वाइफ रिलेटिव होती है, ब्रदर की वाइफ रिलेटिव होती है. स्पाउस जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स तो आपके रिलेटिव होते हैं, तो क्या सिबलिंग्स के जो स्पाउस होते हैं वो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं? क्या भाभी रिलेटिव होंगी? ठीक है, तो वहां पर दूसरे वाले प्रोविजंस लग जाएंगे. राइट. एज फार एज क्लबिंग इज कंसर्न्ड, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको आंसर उतना ही देना है जितना क्लबिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा. राइट. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. उसको हम लोग IFOS में देख चुके हैं और उस पर IFOS के प्रोविजंस लग जाएंगे. वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे उसका क्या आंसर लिखना है, कैसे आपको लिखना है. अभी फिलहाल एज फार एज क्लबिंग इज कंसर्न्ड तो उतना क्लबिंग सिर्फ उतने की होगी जितना अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर है. और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे नाउ. और मंडे को हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस वाला और दूसरा होगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस वाला. ये क्या चीजें, ये हम लोग मंडे से करना शुरू करेंगे. टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय.